क्वेश्चन नंबर 1 है द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस यानी दिशा और सीक्वेंस यानी चरण क्रम ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड। हर बच्चे के लिए विकास की दिशा और उसका क्रम सेम रहता है, सभी के लिए सेम है ना। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है आपका बच्चा स्पेशल है तो वो चाइल्डहुड से सीधा ओल्ड एज में पहुंच जाएगा, पहले अडल्टहुड में पहुंचेगा, उससे भी पहले एडोलेसेंस में पहुंचेगा, है ना। तो एक क्रम है जो फिक्स्ड है, दुनिया भर में क्रम यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, इंडिया का हो, यूक्रेन का हो, कहीं का भी बच्चा हो, सीक्वेंस सेम है डेवलपमेंट का और डायरेक्शन भी सेम है। ऐसा नहीं है पहले बच्चा जो इंडिया का बच्चा है वो अपना पैरों से चल रहा है और अमेरिका का बच्चा है तो वो सर के बल चलता हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, डायरेक्शन तो सभी के लिए सेम है। बट ईच चाइल्ड डेवलप्स एट हर ओन रेट, यानी हर बच्चा अपने पेस पर अपनी गति से विकसित होता है, बशर्ते सीक्वेंस सेम है, डायरेक्शन सेम है। उसके बाद भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। सारे बच्चों के दांत एग्जैक्ट सेम टाइम पे नहीं निकलेंगे, कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ चीजें जल्दी समझ जाते हैं, मतलब डिफरेंसेस हैं फिर भी। विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट? बाल विकास का कौन सा एक सिद्धांत यह बात सुनिश्चित करती है, बताइए फटाफट से। कुल मिला के पूछा यह है कि विकास की दिशा, दिशा आपको पता है डायरेक्शन के दो प्रिंसिपल्स हैं, प्रॉपर पढ़ेंगे ऐसे नहीं पढ़ेंगे मजाक में, ठीक। एक है सेफेलोकॉर्डल जिसको स्रोत पदोन्मुखी कहते हैं, सर से पैर, हेड टू टो, यानी पहले बच्चा सर संभालना सीखेगा फिर पैर की तरफ उसका दिशा जाएगी विकास की। दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेंटर से पेरिफेरी, कि बच्चा जो है वो सेंटर से बाहर की ओर, है ना, यानी केंद्र से भुजाओं की ओर। आपका इन उंगलियों पे कंट्रोल बाद में आएगा, पहले इन हाथों पे आएगा, उससे पहले भी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड और हार्ट वगैरह है वो डेवलप होंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, सभी के लिए सेम है डायरेक्शन। सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं, हमें पता है पहले इन्फेंसी है, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, फिर आएगा आपका चाइल्डहुड, उसमें भी अर्ली चाइल्डहुड पहले आएगा। अर्ली चाइल्डहुड क्या है, ये 2 से 6 वर्ष का समय है। फिर लेटर चाइल्डहुड आएगा LC, जिसको हम 6 से 12 वर्ष कह रहे हैं, समूह यानी गैंग एज वाली स्थिति है। और फिर आता है एडोलेसेंस, इतना ही आपके काम का है, इससे आगे आपको नहीं पढ़ना, यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक। ये सीक्वेंस दुनिया के हर बच्चे के लिए कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, कितने लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं आप देखिए पोल में, ठीक। डिसकंटिन्यूटी की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, वो स्टेजेस की बात करता है डिसकंटिन्यूटी। लीनियर होना है मतलब स्ट्रेट लाइन, एकदम रेखा में होना है विकास, यानी ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम गति से विकास चलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, गति में अंतर होता है। यूनिफॉर्मिटी यानी सभी के लिए सेम, तो ये बात नहीं है। इसका सिंपल मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, पृथकता का सिद्धांत है। विकास में कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं हम बाल विकास में, क्योंकि बाल विकास क्या है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अपने आप में ब्रॉड डोमेन है, तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स में इसको बांटा है छोटे छोटे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी सततता का, कि जीवन भर लाइफ लॉन्ग चलेगा, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ दुनिया भर के हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का जो प्रोडक्ट है, मैचुरेशन एंड लर्निंग का प्रोडक्ट है ना, इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं, समझते हैं चीजों को। तो आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता फिर भी पाई जाती है, चाहे डायरेक्शन और सीक्वेंस सेम क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चंस आज के अच्छे हैं, समझिएगा। 21 दिसंबर का ये पेपर 2 है, और पेपर 2 है इसका मतलब ये नहीं पेपर 1 वाले नहीं करेंगे, सिलेबस सेम है, ठीक। एक मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे एक आध दिन में, डोंट वरी। फोकस करो, क्वेश्चन का आंसर करो पोल में। असर्शन यानी कि कथन, रीजन क्या है इसका, तर्क। तो एक कथन है उसका तर्क दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक जनरलाइज्ड क्लेम्स अबाउट चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ मल्टीप्लिसिटी, यानी बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता या विविधता है। यानी चिल्ड्रन और चाइल्डहुड के बारे में हम जनरलाइज्ड क्लेम्स कर दें कि नहीं सभी बच्चों में ऐसा ही होता है, इसी समय पे होगा, मतलब सबके लिए एक जैसा बना दें, ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बच्चों में डाइवर्सिटी है, मल्टीप्लिसिटी है, बहुलता है, विविधता है, डिफरेंस पाया जाता है। सीक्वेंस सेम होने के बाद भी रेट डिफरेंट है, दर अलग है, भिन्न है, सही बात है। रीजन यानी आर, इसका रीजन क्या है, चाइल्डहुड इज अ सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट, यानी बचपन एक सामाजिक संस्कृत संकल्पना है। इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, है ना, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि बचपन क्या है, एक सामाजिक सांस्कृतिक कल्पना है, संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है ना। ये बात फैक्ट है। हमने ये 2020 में या 2019 का एक क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर किया है। ये बात क्या है कि समाज के द्वारा निर्मित एक संकल्पना है बचपन, नहीं तो आपके घर के बच्चे का बचपन और
एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति जिसको खाना नहीं मिल रहा, उसके घर के बच्चे का बचपन बिल्कुल अलग है ना। तो आपके घर का बच्चा 10 साल की उम्र में भी ग्लास खुद से उठा के रखने को तैयार नहीं है, और वहां पे वो बच्चा बलून बेच के अपना जीवन यापन कर रहा है। दैट मीन्स बचपन क्या हुआ, एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना हो गई। ठीक, तो ये बात तो सही है, इसलिए हम जनरलाइज्ड क्लेम्स नहीं लगा सकते कि सभी के लिए एक जैसी बात होगी। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं या फिर सामाजिक सांस्कृतिक परिकल्पना है, संकल्पना है जो बचपन है आपका। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो ये दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कथन भी सही है और इसका तर्क भी सही है कि भाई इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सामाजिक संकृत संकल्पना है ये एक। ठीक, ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों सही हैं बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं। सही तो एक्सप्लेन किया है रीजन के द्वारा, गलत तो है ही नहीं। तो इस बार इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आए हैं जिसमें ये स्टेटमेंट और उसका रीजन पूछा हुआ है। इसको अगर हम ठीक से समझ लेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट कहां से अच्छे होंगे, लेट्स लर्न पे भी बताया हुआ है, बैचेस में भी बात चल रही है और भी मैं कराऊंगी, तो वो वहां से हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो 60% से ज्यादा काम आपका वहीं खत्म हो गया अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ के समझ लिया, फिर कम चांसेस है कि आप क्वेश्चन गलत करेंगे। Which of the following statement is a correct explanation of the child's process of socialization? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या करता है। सामाजिकरण क्या है कि बच्चा समाज का एक सक्रिय मेंबर बन सके, यानी बच्चा क्या है, समाज में रहते कैसे, समाज के नियम कायदे कानून क्या हैं। हम अभी 8100 लोग जुड़े हुए हैं, तो अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है जैसा मैं किसी अपनी एक दोस्त से बात करूं, हालांकि हम बात अभी भी उसी फॉर्म में कर रहे हैं, बट मान लीजिए कुछ एक स्लैंग यूज करना है या आपस में लोग मजे में किसी को एक दूसरे को कुछ भी कह देते हैं, वो हम यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? सोशलाइजेशन है, एक तरीका है, एक तमीज है ना। तो ये क्या होगा, सोशलाइजेशन है कि हमें पता है कि समाज के कुछ नियम कायदे कानून तौर तरीके होते हैं। जब आप घर में पढ़े होते हैं एकदम निकम्मे बच्चों की तरह, तो आप चाहे टी शर्ट में पड़े हो, शॉर्ट्स में पड़े हो, जब आपको कहीं जाना होता है काम पे तो आप सेम कपड़ों में नहीं चले जाते, है ना, आप चेंज करते हैं। या आप जब स्कूल में भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, तो आप अलग व्यवहार करते हैं, घर में थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। क्या है, सामाजिकरण है कि भैया समाज के कुछ नियम कायदे तौर तरीके कानून हैं जिनका हमें पालन करना होता है एट टाइम्स। तो ये जो सोशलाइजेशन की बात है, इसके बारे में कौन सी बात सही है? पहला ऑप्शन है, चाइल्ड्स पोटेंशियल इज अ डेफिनेट रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल्स, यानी बच्चे के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियां आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का परिणाम है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सोशलाइजेशन है वो जेनेटिक मटेरियल का ही परिणाम है सिर्फ, जबकि सोशलाइजेशन पे प्रभाव किसका ज्यादा पड़ेगा? समाज का ज्यादा पड़ेगा। भाई जिस समाज में आप रह रहे हैं, जैसे लोगों के बीच आप रह रहे हैं, अगर आपको बचपन में बोलने ही नहीं दिया गया तो आप बाद में भी अपनी बात कम रखेंगे। तो ये तो सोशलाइजेशन जेनेटिक्स से ज्यादा समाज का मामला है, एनवायरमेंट का मामला है, हेरिडिटी का कम है। चाइल्ड कैन बी शेप्ड एंड मॉड्यूल्ड कंप्लीटली बाय सोशल एनवायरमेंट। अब ये भी कहना गलत होगा कि बच्चों को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। चलो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, फिर भी देखेंगे। हमें तो 4 ऑप्शन में से बेस्ट चाहिए, है ना। आंसर तभी 1 नंबर तभी मिलेगा जब हम 4 में से बेस्ट चूज करें। हो सकता है चारों सही हो, ये पेडागोजी में होता है एट टाइम्स। ठीक, अब आते हैं सी ऑप्शन पे। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज डिटरमिन्ड सोनली बाय हिज और हर डेस्टिनी एंड नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट। तो भैया ऐसे लोगों से हाथ जोड़ लेना है, ये बाबा टाइप के लोग हैं जो ये कहते हैं कि बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्मित होता है और फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाग्य तो अपने आप कर देगा। ठीक, तो ये वाला सीन यहां नहीं चलेगा। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये बात हमें ज्यादा अच्छी लग रही है बजाय कि बी के। ये थोड़ा एक्सट्रीम में एक तरफा झुका हुआ मामला है बी ऑप्शन। वो कहता है बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन्होंने हेरिडिटी को, आनुवांशिकता को, आपके जीन्स को बिल्कुल ही नकार दिया। भाई कुछ लोग होते हैं जो स्वाभाविक रूप से ही थोड़े शांत होते हैं, है ना, उनका टेम्परामेंट शांत होता है, थोड़े से कूल होते हैं, है ना। धोनी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, MS धोनी का। ठीक, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं चलो एनवायरमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ लोग थोड़े से उनका टेम्परामेंट हाई होता है, उसमें हेरिडिटी का भी थोड़ा बहुत योगदान है। ऐसा नहीं सिर्फ एनवायरमेंट मोल्ड कर देगा पूरी तरह से, है ना। तो ये आंसर क्या होगा? डी। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडेटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी बच्चों का विकास आनुवांशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है, इंटरैक्शन है। किसका? डेवलपमेंट क्या है? गुणनफल है। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण यानी आपका एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हैं, जो जीन्स हैं, वो दोनों मिलकर के एक अन्योन्य क्रिया के तहत आपके डेवलपमेंट को क्रिएट करते हैं। तो सामाजिकरण में भी यही है। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
किसने कहा है कि दोनों महत्वपूर्ण है? वुडवर्थ ने कहा है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट, आनुवांशिकता, आपके जीन्स और आपका पर्यावरण दोनों का गुणनफल है, दोनों की बराबर की भूमिका है विकास में। किसी एक पक्ष में कई बार हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी हो जाती है, दूसरे पक्ष में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी हो जाता है। जैसे आपकी आंखों के रंग में एनवायरमेंट क्या करेगा? अब तो मिल गया जैसा मिलना था, है ना। और एजुकेशन में आपका एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्याजेज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी क्रोनोलॉजी समझनी है। अभी एक वो मीम वायरल हुआ था ना, क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। तो आपको क्या है, यहां सही चरण क्रम पहचानना है। प्याजे के विकास के सोपान सिद्धांत में सही क्रम क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, यानी एज के अकॉर्डिंग स्टेजेस को कैसे बांटा गया है, उसकी बात अगर हम करें तो कौन सा एक ऑप्शन सही होगा? फटाफट से बताइए, जल्दी बताइएगा। देखिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे फोकस करिए यार, क्या फालतू फालतू कमेंट्स को छोड़ दीजिए। नोट्स जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको बिल्कुल सिंपल फंडा बताया हुआ है, निमोनिक्स कहते हैं इसको। याद करने की एक टेक्निक होती है, यहां लिख लीजिए SPCF, ठीक। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। हिंदी वाले भी ऐसे याद रख लें, क्योंकि हिंदी में मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं सब्जेक्ट में, लेकिन इंग्लिश में एक ही फिक्स नेम होता है ज्यादातर, ठीक है ना। हाँ, देख रहे हैं विनोद, मैम समझदारी से बात कर रहे हैं। अरे अभी भी तबीयत थोड़ी बेटर नहीं हुई है ना, तो देखिए, तो ये सम पीपल कांट फोकस से याद करवाया जाता है आपको SPCF, यानी कुछ लोग भाई